प्रायद्वीप नदियां अर्थात बताएंगे जैसे कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीप नदियों का जो मुख्य जल विभाजक माना जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वहां पर इन नदियों का अलग अलग यहाँ पे विभाजन करने के लिए कहा गया, जल विभाजक माना जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वतमाला दक्षिण भारत के पश्चिमी किनारे और दक्षिण से उत्तर दिशा में ये फैली हुई है। इसमें कुछ मुख्य नदियां बताई गई हैं जैसे कि महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो नदियां हैं वो प्रायद्वीप नदियों की मुख्य नदियां हैं। ये नदियां पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और वहां जाकर ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब हमने अभी पिछली बार जाना था, जहां पर सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, सुंदरी वन, क्योंकि वहां पे जो सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो अधिक होते हैं, इसलिए उसे सुंदरी वन कहते हैं। तो इस प्रकार ये वहां जाके डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अनेक नदियां बहती हैं जिसमें नर्मदा, तापी जैसी जो बड़ी नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर और फिर जाकर वो अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें हम पहले जानेंगे नर्मदा बेसिन। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकली हुई है और वह पश्चिमी दिशा में एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो दरार घाटी मतलब कैसा बताया, घाटी बताएगी यानी पर्वत की कोई दरार पड़ी हुई है, उस दरार से ये निकल के बहती है, इसलिए कहा गया है कि पश्चिमी दिशा की एक दरार घाटी से होकर ये बहती है। जबलपुर के संगमरमर की चट्टान के प्रदेश से ये होकर बहती है, जहां नर्मदा ये ढलान के कारण तीव्र वेग से ये बहती हुई धुआंधार नामक जल प्राप्त की रचना करती है। तो नर्मदा क्या बताई जाएगी, ढलान के कारण ये वेग यानी इसकी जो गति है वो तीव्र गति के कारण ये बहती हुई है, इसलिए इसे धुआंधार नाम से भी इसे रचना इसकी की गई है। इस नदी की सहायक नदियां जो हैं वो अधिक लंबी नहीं हैं और वे एक दूसरे से समकोण पे मिलती हैं। इन नदियों का जो बेसिन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है, जहां नर्मदा नदी की लंबाई लगभग बताई गई है 13 यानी कि 1312 किमी बताई गई है। फिर हम जानेंगे तापी बेसिन। तो तापी बेसिन यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की ये गिरिमाला है, यहीं ये बैतूल जिले से तापी नदी निकलती है और ये जो नर्मदा की जो समांतर यानी एक जो दरार घाटी से होकर होती है, यानी ये कहा गया जिस तरह से नर्मदा बताया गया ना कि नर्मदा जो पश्चिमी घाट की दरार से बहती है, इसी प्रकार से ये भी नर्मदा के समांतर ही एक दरार घाटी से बहती हुई निकली हुई है और अंत में जाकर ये भी अरब सागर में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बहुत ही बेसिन क्षेत्र बताया गया है, जहां तापी की जो लंबाई है वो लगभग 724 किमी बताई गई है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो तटीय मैदान का सकरा है, ये नदियां की जो लंबाई है वो अत्यंत कम बताई गई यानी बहुत ही कम बताई गई हैं और अधिक और की मुख्य जो नदियां हैं उनकी लंबाई भी कम बताई गई है। तो इनकी जो मुख्य नदियां वो साबरमती और महिसागर भी है, तो ये तापी के अंदर बताना है। फिर गोदावरी, तो यह जो नदी है वो प्रायद्वीप नदियों की सबसे बड़ी नदी बताई गई है गोदावरी, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किमी है। यहाँ नदी पूर्वी दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है और फिर वहाँ नदियों में गोदावरी जो है वो उसका बेसिन प्रदेश सबसे विशाल बताया गया है, जहाँ पर 50% हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में आया हुआ है और उसका जो शेष बचा हुआ है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा आदि गोदावरी की जो ये सहायक नदियाँ यानी कि ये सारी नदियाँ इन्हें सहायक हैं यानी ये सब मिलती हैं साथ में। गोदावरी का जो प्रवाहन मार्ग है यानी बहने का जो मार्ग है वो लंबा और बेसिन क्षेत्र में विस्तृत बताया गया है, इसलिए इस नदी को हम गंगा जितनी महत्वपूर्ण नदी मानते हैं, यानी जितना महत्व गंगा को दिया गया है उतना ही महत्वपूर्ण इस नदी को भी माना गया है, गोदावरी को। फिर है महानदी। तो महानदी का जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ के जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से हुआ है। यह उड़ीसा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी जो लंबाई है वो 860 किमी बताई गई है। इसकी जो बेसिन है यानी जो इसमें सहायक नदियाँ वो बताई गई हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। फिर है कृष्णा बेसिन। तो ये जो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकली हुई है।
इसकी लंबाई लगभग 1400 किमी है और इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा हैं और इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। फिर है कावेरी बेसिन। तो कावेरी बेसिन जो है वो पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी श्रेणी है वहाँ से कावेरी नदी का उद्भव किया गया है, उद्भव माना गया है कि यहाँ से उसका उद्भव हुआ है और इसकी जो लंबाई बताई गई वो 760 किमी बताई गई है। यहाँ पे जो मिलने वाली इसकी सहायक अन्य नदियाँ हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमलता और कालिनी। ये नदियाँ कावेरी पर मिलती हैं। इसका बेसिन बेसिन क्षेत्र जो बताया गया है जहाँ पे ये मिलती हैं तो वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये तमिलनाडु का कुल्लूर के क्षेत्र में जो कावेरी पट्टनम है यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उपरोक्त नदियाँ के जो अतिरिक्त दामोदर है, ब्रह्मणी है, वैतरणी, स्वर्णरेखा जैसी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी पूर्व की ओर से बहकर सभी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो अब हम यहाँ जानेंगे झील के बारे में। तो उससे पहले जो ऊपर कुछ पॉइंट दिए वो हम जानने लायक हैं। वो देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जलावरण कितना है यानी पानी का भंडार कितना है। तो 71%, जिसमें से 97% जो पानी है वो खारा बताया गया है। 3% जो पानी है वो पेयजल यानी पीने के रूप में उपलब्ध है, जिसका चौथाई भाग जो है वो बर्फ के रूप में बताया गया है। तो यहाँ हम झील के बारे में जानेंगे। तो भारत में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं जैसे हमें पता ही है, जिसमें से कुछ मीठी झीलें, कुछ खारी झीलें हैं। तो मीठी पानी की जो झीलें हैं वो हिमालय पहाड़ी के क्षेत्र में आई हुई है। तो अधिकतर जो झील है वो वर्षा ऋतु में पानी होता है। तो शुष्क प्रदेशों में जो अतुष्ट नदियां हैं उसके द्वारा हिमालय की झीलों की रचना हिम नदी से हुई है और कुछ झीलें हैं पवन नदी और मानव प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ ऐसी बताई गई हैं जो बाढ़ के प्रकोप के कारण घोड़े की नाल के आकार में झील का भी निर्माण किया गया है। समुद्र ज्वार के कारण भी लंगूर झील जैसी रचना हुई है। फिर चिल्का है, कोलेरू, पुलकट का, इस प्रकार झीलों का उत्तम उदाहरण बताया गया है। जहाँ राजस्थान में स्थित सांबर खारे पानी की झील है जिसके पानी से नमक बनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ छोटी मोटी झीलें बताई गई हैं, जिसमें मीठे पानी की जो झील है वो हिमालय क्षेत्र में है जो हिम नदी द्वारा निर्मित हुई है। तो यहाँ पे बताना है कि जैसे मीठे पानी की जो झीलें बतानी है वो हिमालय पहाड़ी प्रदेशों में बतानी है, जो किसके द्वारा निर्मित की गई है। तो हिम नदी के द्वारा ये झील निर्मित हुई है। हिम नदी का जो बर्फ है वो पिघलता है, तो पिघल के वो घाटियों से भरते वो खूब सुंदर एक झील निर्मित होती है। कश्मीर की वूलर झील भूस्वर्ग प्रक्रिया द्वारा बताई गई है। तो वूलर झील ये भी मीठे पानी की झील बताई गई है। फिर इसके अतिरिक्त जो मीठे पानी की झील हैं वो डल है, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी आदि जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें बताई गई हैं। अब यहाँ झीलों की उपयोगिता। तो झील हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है वो, तो देखो हमारे लिए झील कई तरह से उपयोगी बताई गई हैं। जैसे कि कई नदियाँ जो हैं वो झीलों से निकलती हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ झीलों की जो अधिक मात्रा में पानी का संग्रह किया जा सकता है। फिर जो संचित पानी का उपयोग, फिर जो पानी है उस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं सिंचाई के लिए, अन्य कामों के लिए हम इन पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो झील में जो संग्रहित पानी होता है उसका उपयोग हम अकाल जब पड़ता है तो उस समय में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नदियों पर बने जो बांध हैं उसके अतिरिक्त जो बनी झीलें हैं उसमें हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, यानी बिजली के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कई झीलें तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी वृद्धि करती है। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जैसे पर्यटन स्थल होते हैं यानी कि जो घूमने फिरने प्रवास करने लायक जो स्थल होते हैं वहाँ उन स्थलों के रूप में भी विकसित है, जिसमें झील में मत्स्य उद्योग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से झील हमारे लिए काफ़ी उपयोगी बताई गई है। अभी हम नदियों का आर्थिक महत्व जानेंगे। तो मानव इतिहास में सबसे अधिक जो महत्व है वो नदियों का बताया गया है। तो क्यों भाई, क्योंकि हमें पता ही है कि जो पानी है, पानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, पानी बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं मानव का जो इतिहास है उसमें सबसे अधिक महत्व जो बताया गया है वो नदियों का बताया गया है। नदियों का पानी प्राकृतिक संसाधन बताया गया, यानी प्रकृति के द्वारा है पानी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए एक अनिवार्य बताया गया है, जैसे कि मनुष्य
नदियों के मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण की है। तो यानी प्राथमिक आवश्यकता हमारी क्या है? जैसे पानी, हम भोजन है तो भोजन किसके द्वारा होगा? पानी के द्वारा ही होगा ना, क्योंकि फसल किसके द्वारा की जा सकती? पानी के द्वारा। और फिर हम भोजन पकाते हैं तो वो भी पानी, हमारा नहाना धोना जो होता है वो भी पानी, घर की साफ सफाई के लिए पानी, यानी हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या बताएगी? पानी। तो नदियां जो है वो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण करती है। कृषि एवं उद्योग का विकास जो है वो भी नदियों के कारण हुआ है। प्राचीन संस्कृति में जो नदियां हमारी आभारी रही हैं, मतलब हम नदियों के आभारी बताए गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो बड़े शहर का विकास है वो नदियों के किनारे हुआ है। जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, भरूच है, सूरत है। तो ये सारे अधिकतर जो शहर बताए गए हैं ये नदियों के किनारे ही बताए गए हैं। भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे कृषि के विकास के लिए नदियों को बुनियादी आधार माना गया है। क्यों? क्योंकि देखो, कृषि प्रधान देश अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो फसल का उत्पादन सबसे अधिक होने के लिए हमें, फसल का उत्पादन करने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले तो सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। वर्षा ऋतु यानी ये कह सकते हैं तालाब है, नदियां हैं, झील है, इनके द्वारा हम सिंचाई के लिए पानी ले सकते हैं ना। तो ये इसलिए कहा गया है कि नदियों के लिए बुनियादी आधार माना गया है। फिर आर्थिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, फिर नौका विहार यानी नदी का जो वाहन होता है उसके लिए, तो इन सब के लिए हमें नदियों का पानी का उपयोग हम करते हैं। अब हम देखेंगे नदी प्रदूषण। तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में आधुनिक युग में जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन हो रहे हैं, औद्योगिक जो प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण देखा जाए तो कई नदियां प्रदूषित हुई हैं। तो किस प्रकार से? तो वो देखेंगे कि नदी का पानी उपयोग घरेलू, कृषि और औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति में अधिक होता है। तो हम नदियों को लोक माता कहते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं। फिर भी उद्योग और गटर का जो दूषित पानी है वो हम कहाँ डाल देते हैं? नदियों में। तो एक तरफ तो हम नदियों को लोक माता कह रहे हैं, पवित्र कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? उद्योग का पानी और गटर का पानी जो है दूषित यानी जो गंदा पानी होता है वो हम पानी को नदियों में डालते हैं, जिससे नदियों का प्रदूषण होता है। फिर शहरों में जो कूड़ा कचरा है वो भी लोग नदियों में डाल देते हैं। तो इस तरह जो लोक माता कहलाने वाली जो नदी होती है वो नदी के पानी को हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं, वो प्रदूषित हो रही है पूरी नदी। तो निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो नदी के कारण प्रदूषित जो प्रदूषण हमारी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है एक प्रकार से। तो सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। सरकार के इस कार्य में हमारा योगदान और हिस्सेदारी करना आवश्यक है। फिर यहाँ देखेंगे हम जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम और पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा नदी संरक्षण योजना जो है, नेशनल रिवर, ठीक है, तो इस प्रकार का ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो किस लिए है? तो जल के द्वारा शुद्धिकरण योजना लागू की है, तो उसे लागू करनी चाहिए। फिर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो औद्योगिक इकाइयों में जो गंदा पानी होता है वो पानियों को नदियों में ना छोड़ा जाए, इसके लिए हमें कड़क नियम बनाने चाहिए। फिर इसके अलावा देखा जाए तो औद्योगिक इकाई में जो दूषित पानी होते हैं या हानिकारक जो तत्व हैं उनको नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नदी को स्वच्छ पानी रखें, नदी का जो पानी है उसे स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। तो हमारे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम इन सब बातों का ध्यान रखें और हमारे जो प्रदूषण मतलब जल को प्रदूषित होने से रोक सकें। तो इस तरह से ये आप